गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बच्चों? अच्छे हो? ज्वाइन फास्ट। मैं भी ठीक हूँ बच्चों। वीडियो ऑन कर लो बेटा। वीडियो क्यों बंद कर दिया मंजू? कहाँ है वीडियो बंद कर दिया? चलो वीडियो ऑन करो। जल्दी से ज्वाइन करो बच्चों। देखो बेटा, कल हमने बात की थी टाइप ऑफ यूनिट सेल की, और टाइप ऑफ यूनिट सेल में डियर स्टूडेंट्स हमने 2 टाइप के यूनिट सेल की बात की थी। टाइप ऑफ यूनिट सेल, उसमें हमने बात की थी प्रिमिटिव, मतलब एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। ठीक है। फिर हमने बात की थी सेंटर्ड। सेंटर्ड में अपने बात की थी बॉडी सेंटर। इसमें एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड इन सेंटर ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ बॉडी। दूसरा था फेस सेंटर। ठीक है। इसमें एटम जो थे बच्चों, एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड इन ईच फेस ऑफ यूनिट सेल। और तीसरा था बच्चों एंड सेंटर। क्या था? एंड सेंटर। इसमें क्या था? एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड इन 2 अपोजिट एंड एट 2 अपोजिट फेस ऑफ यूनिट सेल। जो बच्चे कल एब्सेंट थे वो एक बार देख लो बेटा। ज्वाइन फास्ट। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप लोगों की जो ये ऑनलाइन में जो अटेंडेंस है वो लग रही है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेज में एब्सेंट हैं शायद उनको थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप क्लास रेगुलर नहीं लोगे तो पढ़ाई का नुकसान तो होगा ही होगा, आप सब जानते हो। ठीक है बेटा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। क्लास को स्टार्ट हुए 3-4-5 मिनट हो गए। ज्वाइन फास्ट। और हम लोगों ने कल ये बात कर ली थी बेटा, टाइप ऑफ यूनिट सेल प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब समझो कि सिर्फ और सिर्फ एटम कहाँ पे प्रेजेंट हों? कॉर्नर पे। बच्चों जब एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है। मतलब डायग्राम में भी मैंने बनवा दिया था। मतलब सिर्फ और सिर्फ एटम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बच्चों? कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे।
इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं इसके अगले वाले टॉपिक की कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो यहाँ पे लिखो, आपको टॉपिक भी लिखवा दिया था, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव का एग्जाम्पल क्या था? सिंपल क्यूबिक था। क्या था बच्चों? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव तो एक वर्ड है सिंपल सा। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? कि सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट हो, उसका एक एग्जांपल है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब एक छोटी सी बात बताओ, कल मैंने क्या बताया था कि कोई भी यूनिट सेल जो होता है उसके एटम के कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होगा उसका कितना पोर्शन पार्टिसिपेट करेगा? 1/8। कितना पोर्शन पार्टिसिपेट करेगा बच्चों? 1/8। लिखो, नंबर ऑफ एटम, जिसको मैं जेड से लिख रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम को मैं जेड से राइट कर रहा हूँ। किससे राइट कर रहा हूँ? जेड से। नंबर ऑफ एटम जेड इजकल टू 8 मल्टीप्लाई 1/8। कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1। 8 क्या है बच्चों? कल आपको समझा दिया था मैंने यस्टरडे वाली क्लास में कि किसी भी क्यूबिक सिस्टम में 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो है या नहीं है? यस और नो? बच्चों किसी भी क्यूबिक सिस्टम में 8 कॉर्नर होते हैं और एक जो कॉर्नर होता है उसका 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करता है बच्चों। इतनी बात दिमाग में चली गई होगी कि एक जो कॉर्नर होता है उसका 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करता है किसी भी एटम को बनाने में। बाकी के उसके 7 पार्ट हैं वो बाहर की साइड में किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ लगे होते हैं। यस और नो? बताया था कल मैंने कि आप बॉल जैसी शेप को अज्यूम कर लो और उस बॉल जैसी शेप के 8 पार्ट कर लो बराबर के, तो हर एक पार्ट जो है बच्चों वो एक कॉर्नर में प्रॉपर फिट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, वो हर एक पार्ट एक कॉर्नर में फिट हो जाएगा। और वो किस तरीके से फिट होगा आपको पता है? डायगोनली, इस तरीके से। हाफ उसका एज, दूसरे का हाफ एज एक दूसरे को क्या करेगा? टच करेगा। क्या करेगा बच्चों? टच करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो कि टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और एक कॉर्नर का 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करता है तो कितना आ जाएगा टोटल एटम? 1। चलो, यहाँ तक का लिखा हुआ दिख रहा है ना बेटा बोर्ड पे? एक बार बताओ मेरे को, यहाँ तक का लिखा हुआ दिख रहा है ना बोर्ड पे? यस और नो? चलो मंजू बेटा बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? आर्यन, अनुज, अजय सिंह, अंजलि। आज मुझे मनीष गुजर नहीं दिख रहा। चैतराम कटारिया, यशवंत। चलो बच्चों, दूसरी अपन बात करते हैं बॉडी सेंटर। यहाँ से सीधा सीधा बोर्ड ने क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। जब राजस्थान बोर्ड सीधा क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ से बेटा, पुराना जो पैटर्न था उसमें क्या था, इस चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, 3 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के। ठीक है, अब शायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डाल दें, पिछले साल के पैटर्न में भी था ड्यू टू कोरोना। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे भी फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे फोकस करना है। चैप्टर के लास्ट में भी 2 4 5 क्वेश्चन दे रखे होते हैं मल्टीपल चॉइस किसी किसी चैप्टर में। बाकी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए आपको मैं एक ऐप बता दूंगा, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या कोई रेफरेंस बुक बता दूंगा। तो बच्चों बॉडी सेंटर की बात करूं तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा बताओ बेटा? कॉर्नर पे तो एटम सब में भी होंगे, ठीक से ना, कल बताया था। बिना कॉर्नर पे एटम के कोई भी यूनिट सेल नहीं बन सकता।
कॉर्नर पे तो एटम हर यूनिट सेल में होंगे ही होंगे। अब बॉडी सेंटर में क्या बताया था, देखो बच्चों बॉडी सेंटर में एक छोटी सी बात मैंने क्या बताई थी कि बॉडी के सेंटर में भी, बॉडी के सेंटर में भी एक पूरा का पूरा एटम आ जाएगा। यस बच्चों बॉडी जो है, किसी भी यूनिट सेल को मैं यहाँ पे बॉडी वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो बॉडी के सेंटर में एक पूरा का पूरा एटम आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसके अंदर इतना स्पेस तो बचा हुआ है कि एक एटम प्रॉपर एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो बॉडी सेंटर लिख लो, नंबर ऑफ एटम Z इजकल टू, कितने कॉर्नर होते हैं बताओ? 8 कॉर्नर होते हैं। ये 8 क्या है बच्चों? कॉर्नर है। आपके कभी चक्कर पड़ जाए कि ये 8 कहाँ से आ गया, तो ये 8 नंबर ऑफ कॉर्नर्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल है बेटा। तो नंबर ऑफ एटम Z 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2। ये 1 क्या है? एटम प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, एक पूरा का पूरा एटम तो बच्चों बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, और 8 कॉर्नर पे मिलके टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 1। तो 1 और 1 आजकल 2 होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बॉडी सेंटर यूनिट सेल जो होता है, ये सारी वैल्यू काम आएंगी आगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में, पहले बोल रहा हूँ मैं। बॉडी सेंटर यूनिट सेल जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें टोटल एटम कितने होंगे? 2। अब फेस सेंटर में निकालो, नंबर ऑफ एटम Z इजकल टू क्या लिखोगे? 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 6 मल्टीप्लाई हाफ। ये 6 क्या है बेटा? फेस है। ये 6 क्या है बच्चों? फेस है। तो इसको सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगा। बात समझ में आई? देखो कैसे, किसी भी क्यूबिक सिस्टम में, मैंने कल परसों बताया था आपको बच्चों, किसी भी क्यूबिक सिस्टम में 6 फेस हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। यस और नो? यस और नो? तो बेटा कल क्या बताया था कि एक फेस पे हाफ एटम पार्टिसिपेट करेगा। एक फेस पे हाफ एटम पार्टिसिपेट करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? दिमाग लगाओ। आप ऐसे समझो, अभी आप लोग मेरे से दूर बैठे हुए हो, तो ऐसे समझो कि आपका जो रूम है उसमें 6 फेस है। 4 तो दीवार, एक छत और एक फर्श। बच्चों बोलो है या नहीं है? यस और नो? बेटा बोल दिया करो, इंटरेक्ट कर दिया करो, कोई साइन दे दिया करो, अच्छा सा सुंदर सा साइन, ये वाला। कोई और साइन मत दे दियो जैसे अजय धनखड़ ने दिया है। चलो, तो बच्चों अब दिमाग लगाओ कि एक फेस पे पूरा का पूरा एटम यदि आप यूनिट सेल में डाल दोगे तो फिर दूसरे फेस पे तो एटम को डालने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आप ये मानो कि आपका जो रूम है उसका मिड पॉइंट निकालो। क्या निकालो? मिड पॉइंट, छत से भी, फर्श से भी और चारों दीवारों से भी। तो आप अज्यूम करोगे कि लगभग ये आपके रूम का मिड पॉइंट है। तो आधा एटम इधर से, आधा एटम इधर से, आधा एटम फर्श की साइड से, आधा एटम छत की साइड से, और आधा एटम लेफ्ट साइड की दीवार से, और आधा एटम राइट साइड की वॉल से। तो टोटल एक फेस में हाफ एटम आ रहा है। बताओ, आप खुद से सोच के देखो कि किसी भी क्यूबिक सिस्टम के 6 फेस होते हैं बच्चों, एक फेस में हाफ एटम आ रहा है, तो टोटल 6 फेस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हाफ से, तो कितना आ जाएगा? 3। और कॉर्नर पे एटम होते ही हैं, 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पे टोटल मिला के कितना एटम हो जाएगा? 1। और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। समझ गए क्या? सिंपल सी बात है, इसमें कोई ना समझने वाली कोई बात भी नहीं है। क्लियर? मैंने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, फेस सेंटर यूनिट सेल जो है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4। ध्यान रखना, ये सारी वैल्यू काम आएगी। और लास्ट है एंड सेंटर। बच्चों एंड सेंटर का मतलब क्या होता है?
लिखा हुआ ऊपर क्लियरली। तो यहाँ पे जेड क्या निकालोगे, 8 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 2 मल्टीप्लाई हाफ। तो यहाँ पे भी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये सारी चीज़ें काम आएंगी बेटा। नंबर ऑफ एटम मैं बार बार बोल रहा हूँ, डेंसिटी काउंट करने में भी काम आएगा और आपको पैकिंग इफिशिएंसी काउंट करने में भी काम आएगा। देखो फेस सेंटर का मतलब क्या है कि कॉर्नर पे तो एटम होंगे, तो ये तो कॉर्नर वाला पोर्शन हो गया। और किसी भी दो अपोजिट फेस पे एंड सेंटर किसी भी दो अपोजिट फेस पे भी एटम होंगे कि नहीं होंगे बच्चों। तो एक फेस पे हाफ एटम होता है, तो दो फेस पे कितने एटम हो जाएंगे, 1। तो मैंने 2 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो 1 एटम तो किस पे हो जाएगा, फेस पे, और 1 एटम किस पे हो जाएगा बच्चों, कॉर्नर पे। तो एंड सेंटर में भी नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 2। ओके, तो ये सीन होता है डियर स्टूडेंट्स। आपकी एनसीईआरटी की बुक में 3 डायमेंशन डायग्राम बनाने की भी कोशिश करके समझाया है। देखो इंटेक्स क्वेश्चन है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है बच्चा, लैटिस पॉइंट अरेंज इन ए यूनिट सेल इन प्रॉपर मैनर। यदि लैटिस पॉइंट प्रॉपर मैनर में अरेंज नहीं होगा तो यूनिट सेल प्रॉपर नहीं बनेगा। ये सब लैटिस पॉइंट ही है बच्चों, बताया था कि ईच एटम को मैं लैटिस पॉइंट बोलता हूँ। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगे होते हैं, ये सिग्निफिकेंस है इसका। नेम द पैरामीटर दैट करेक्टरिस्टिक्स यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के कितने पैरामीटर्स होते हैं जल्दी बताओ, चैट सेक्शन में लिखो आंसर 1.10 का। हाउ मैनी पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, आंसर लिखो बच्चों चैट सेक्शन में जल्दी। हाउ मैनी पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, अंजलि ने लिखा, इसी तरह लिखा, और मंजू ने नहीं लिखा, प्रिया ने नहीं लिखा, हिम्मत ने लिखा, नीलम ने लिखा। बच्चों टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, बताया था। 3 एज लेंथ ABC और 3 बॉन्ड एंगल अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर। अगला इंडेक्स क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो उस टेबल से बना दोगे, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल सब बता दोगे। यस। फेस सेंटर एंड सेंटर में बता दोगे। देखो डिफरेंस बेटो, फेस सेंटर में हर फेस पे हाफ, डियर स्टूडेंट फेस सेंटर में हर फेस के ऊपर हाफ एटम होता है, टोटल 4 एटम हो जाएंगे। और एंड सेंटर में किसी भी 2 अपोजिट फेस के ऊपर एटम प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन थे। एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर। तो कॉर्नर पे कितना एटम प्रेजेंट होगा, 1/8। एक्सप्लेन कर दोगे क्योंकि क्यूबिक सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम में 3 डायमेंशनली पूरा का पूरा एटम आ नहीं सकता। तो क्या लिखोगे, इन क्यूबिक सिस्टम ओनली एंड ओनली 1/8 पार्ट इट पार्टिसिपेट इन यूनिट सेल, बिकॉज रेस्ट ऑफ द पार्ट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग यूनिट सेल ड्यू टू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल। वॉइस रुक रुक के आ रही है बेटा, एक बार अपना नेटवर्क चेक करो, बाकी बच्चों को ठीक आ रही है वॉइस, कर दोगे। बॉडी सेंटर ये सब कर देना, ये आंसर है इसका। ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला उसका आंसर ये है। अब बात करेंगे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की। मिटा दो बेटा इसको, डियर स्टूडेंट मिटा दूं क्या इसको, चलो। सबको समझ में आ रहा है ना, आर यू इंजॉयड और नॉट, इंजॉय कर रहे हो ना बच्चों, गुड। आपको पता है अपना तो तरीका है बिंदास, वो थोड़ा सा क्या है कि अभी कॉमेडी कर नहीं सकते हम लोग। क्यों नहीं कर सकते तुम्हें पता है, ऑफलाइन क्लास का मजा कुछ और होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों पैकिंग इफिशियंसी, सॉरी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। किसकी बात करेंगे, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की हम लोग बात करेंगे। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं। देखो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है समझो।
बेटा कभी लड्डू देखे हैं? बूंदी के लड्डू खूब देखे होंगे, गोंद के लड्डू खूब खाए भी होंगे। तो बच्चों समझना, जब आप लोग होटल पे जाते हो, मिष्ठान भंडार पे जाते हो, उसको बोलते हो भैया 1 किलो लड्डू दे दो, वो कहेगा भैया डब्बे में डालूं या उसमें डालूं, पॉलीथीन में डालूं या किसी कागज़ के रैपर में डालूं। तो आप कहोगे यार मैं मेरे ससुराल जाऊंगा तो डब्बे में डलवा लेता हूँ, थोड़ा इम्प्रेशन पड़ेगा। यस और नो? आपका भी ससुराल हो जाएगा थोड़े बहुत दिन में, ऐसे टेंशन कर लेते हो। तो आदमी इम्प्रेशन के लिए डब्बे में लड्डू डलवाता है। अब सोचो कि जो लड्डू डालने वाला होता है वो लड्डुओं को डब्बे में एक लाइन में अरेंज करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? यस और नो? तो बच्चों लड्डुओं को डब्बे में डालने के बाद में भी थोड़ी बहुत जगह बचती है कि नहीं बचती? यस और नो? क्योंकि लड्डू गोल है। आप अपने दिमाग से सोच के देखो कि लड्डू जो है वो गोल है, और एटम को भी हमने गोल मान रखा है, स्पेरिकल अज्यूम कर रखा है एटम को भी, कि एटम भी बॉल लाइक होता है या लड्डू जैसा होता है। तो किसी भी गोल चीज़ को आप टच करोगे तो भी उनके बीच में थोड़ी बहुत जगह तो बचेगी। बोलो बचेगी कि नहीं बचेगी? अब आप लड्डुओं को एक लाइन में पैक करते हो, 2 लाइन में पैक करते हो, 5 लाइन में पैक करते हो, एक लाइन के नीचे जस्ट दूसरी लाइन पैक करते हो, या आगे पीछे एडजस्ट करके पैक करते हो। कई बार आपने देखा होगा कि सिर्फ एक लाइन हम लड्डू की बना देते हैं, हमारे पास कम लड्डू थे, ज़्यादा लड्डू हैं तो उस लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लगा देंगे, फिर तीसरी लाइन लगा देंगे। लेकिन क्या तीसरी चौथी लाइन एक ही हाइट पर लगा सकते हो? क्या नहीं लगा सकते ना बेटा? ऐसे ऐसे तिरछी से बनती है। बोलो बनती है कि नहीं बनती? क्योंकि गोल चीज़ के ऊपर दूसरी गोल चीज़ ओपन तो रख नहीं सकते, या फिर आप क्लोज कंटेनर में रखोगे। किस में रखोगे? क्लोज कंटेनर में। तो ऐसा आप लड्डू को अज्यूम करके या किसी बॉल लाइक शेप को अज्यूम करके पैकिंग इफिशियंसी को या क्लोज पैक स्ट्रक्चर को समझ सकते हो। किसको समझ सकते हो? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि यहाँ पे हम 1 डायमेंशन की बात करेंगे, 2 डायमेंशन की बात करेंगे, 3 डायमेंशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट लिखो बच्चों क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर in 1 dimension। बच्चों क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग कर लो, पैक्ड कर लो, एक बात। इन 1 डायमेंशन, देखो 1 डायमेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 डायमेंशन का मतलब होता है एक ही लाइन बनाना। किसी चीज़ की एक लाइन आप ड्रॉ करते हो उसको बोलते हैं 1 डायमेंशन। किसी चीज़ की 2 लाइन ड्रॉ करते हो उसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। किसी चीज़ की 2 लाइन के ऊपर फिर तीसरी लाइन ऊपर अरेंज करते हो, जैसे लड्डुओं की आपने एक डब्बे में लाइन बनाई और उसके ऊपर और लड्डू रख दिए, उसको बोलते हैं 3 डायमेंशन। और 4 डायमेंशन भी होता है होने को तो, लेकिन अपने यहाँ पे 3 डायमेंशन तक ही है। तो बच्चों जैसे ये मानो कि मेरा फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 डायमेंशन है। मैं थोड़ा तिरछा हो जाऊँ तो मेरा ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, वो 2 डायमेंशन है। और मेरी बैक भी दिखाई दे जाए, वो 3 डायमेंशन है। आपने 3D मूवी देखी होगी कुछ बच्चों ने, एक स्पेशल गॉगल लगा के 3D मूवी देखी होंगी, तो उसमें आदमी का या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके तीनों डायरेक्शन दिख जाता है। फिर तो बच्चों 1 डायमेंशन का मतलब है कि मैं एक ही लाइन बना रहा हूँ। मतलब मैंने एटम्स की एक रो अरेंज की, दैट इज नोन एज 1 डायमेंशन। ठीक है? सॉरी। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा वर्ड और लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर। जिसको शॉर्ट में मैं CN लिख देता हूं।
इस चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बेटा। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सो एंड सो, व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, व्हाट इज नंबर ऑफ एटम, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सो एंड सो, व्हाट इज एनाइसोट्रोपिक, कुछ एग्जांपल्स पूछ लेते हैं इस तरीके से। इंटेक्स क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के छोड़ने नहीं है आपको, और पीछे वाले क्वेश्चन, क्योंकि 70% पेपर जो है इंटेक्स क्वेश्चन से सेट होता है, 30% जो पेपर होता है बच्चों वो एक्सरसाइज क्वेश्चन से सेट होता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंटेक्स क्वेश्चन एक एक करना है आपको। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, देखो वैसे समझो पहले कि कोई भी एटम जो है उसके साथ डायरेक्टली कितने एटम टच हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा किसी भी एटम के साथ डायरेक्टली कितने एटम टच होते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ गए? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो एटम है इसके साथ कितने एटम टच हैं बताओ मेरे को। तो किसी भी एटम के साथ डायरेक्टली कितने एटम टच होते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए डियर स्टूडेंट टर्मिनल एटम को नहीं देखते, किसी भी टर्मिनल एटम को छोड़ के किसी भी एटम को देख लेते हैं। समझ गए क्या? समझ गए क्या? ऐसे समझो कि आप 3 सीट वाली बस की, जो बस में जो सीट होती है 3 सीट जिसपे 3 मेंबर्स बैठ सकते हैं, 3 पर्सन की बस वाली सीट पे आप बीच में बैठे हो, तो आप कितने लोगों के साथ टच में रहोगे? बोलो। 2 के साथ। यस और नो? लोग मौका देखते हैं बस में बैठने का, वही एक अलग बात है, लेकिन आप कितने लोगों के साथ टच में रहोगे? 2 के साथ टच में रहोगे। ठीक? तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी बेंच पे बैठे हो या किसी सीट पे बैठे हो तो वो 1 डायमेंशन रो होती है। कैसी डायमेंशन रो होती है? 1 डायमेंशन। अब किसी सीट पे 2 डायमेंशन तो बन नहीं सकता। समझ गए? ऐसा थोड़ी है कि एक के ऊपर बिठा दोगे वो भी टच करते हुए। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि नियरेस्ट नेबर, वीरेंद्र कुमार ने लिखा है नियरेस्ट नेबर, यस, आपके जस्ट जो पड़ोसी हैं जो आपको टच कर रहे हैं, यू नो, वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लिख लो, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, the number of nearest neighbor is known as coordination number. The number of nearest neighbor touching, नियरेस्ट नेबर जो टच भी होने चाहिए, क्या होने चाहिए? टच भी होने चाहिए। ठीक है? तो 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो बच्चों 2। डियर स्टूडेंट्स, 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मिटा दो। अब 1 डायमेंशन के बाद में हम 2 डायमेंशन की बात कर लेते हैं बच्चों। किसकी बात कर लेते हैं? 2 डायमेंशन। टू डायमेंशन, 2 डायमेंशन अपने सिलेबस में 2 टाइप का है। कितने टाइप का है? 2 टाइप का। एक है ए टाइप, इसको बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में अपन इसको पैक करेंगे। और दूसरा है ए बी टाइप। ए बी टाइप को अपन बोलेंगे हेक्सागोनल
क्लोज पैकिंग। अब यहां पे ए का मतलब क्या है, सेम टाइप की रो। ए बच्चों हम रो के लिए लिख रहे हैं, यदि सारी रो एक जैसी होंगी और वो स्क्वायर में होगा, किस में होगा, स्क्वायर में। जैसे आप ये समझो कि आपने कोई डब्बा लिया और उसमें एक ही रो में एक के नीचे एक के नीचे एक फिक्स डायरेक्शन में आपने लड्डुओं को जमाया, तो हो गई स्क्वायर पैकिंग। ठीक है बच्चों, आपने एक डब्बा लिया, उसमें एक रो लगाई, दूसरी रो जो आपने एटम लगाए उनके बीच में जो जगह बच रही है उसके बीच में सेट करने की कोशिश की, तो दोनों रो एक दूसरे के आगे पीछे एडजस्ट होंगी, लाइक दिस, ऐसे। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में 2 रो होंगी, कितनी रो होंगी, 2 रो होंगी। टू डायरेक्शन, 2 रो अरेंज होंगी या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, कोई भी 2 डायरेक्शन होंगी। ठीक है, रो कितनी भी हो सकती है, डायरेक्शन 2 होगा। देखो आप गौर से, मान लो मैं किसी भी एक एटम को उठाता हूं, मान लो मैं इस एटम को उठाता हूं, ठीक है, इस एटम का सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इनको मैं मिलाता हूं तो स्क्वायर जैसे स्ट्रक्चर बनती है बच्चों। कैसे स्ट्रक्चर बनती है, स्क्वायर। आप चाहो तो ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है। देखो ये जो एटम है, गौर से देखना, ये एटम डायरेक्टली कितने एटम के साथ टच है, बोलो, 4 के साथ। बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ये जो एटम है, बताओ कितने एटम के साथ टच है, बोलो 4 के साथ टच है या नहीं है। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो इसका 4। मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। अब आप देखो ये एटम इसके साथ टच है, इसके साथ टच है, इसके साथ टच है और इसके साथ टच है। तो गौर से देखोगे तो स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो दैट क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेम टाइप की रो है इसलिए इसको ए टाइप भी बोल दिया। ये क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा था एक बार, डायग्राम भी बनवाया था राजस्थान बोर्ड ने, ड्रॉ द स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से बना देना, 2 डायमेंशन का बनवाया था। ठीक है, 3 डायमेंशन का अक्सर पूछता भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों। दूसरा है बच्चों ए बी टाइप, जिसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होगा कि एक रो आपने बेटा ये बनाई, तो दूसरी रो इन दोनों के सेंटर से स्टार्ट करोगे, लाइक दिस। ठीक है, तीसरी रो फर्स्ट रो के जस्ट नीचे स्टार्ट करोगे, इस तरीके से। अब देखो बच्चों, अब देखना मेरी बात को ध्यान से। ये जो एटम है इसको मैं मान लेता हूं सेंटर में। ये एटम कितने एटम के साथ टच है, 6 के साथ टच है। इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। मतलब कुछ ये स्ट्रक्चर बन रहा है। हेक्सागोन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों। कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, हेक्सागोन। गौर से देखो, ये एटम 6 एटम के साथ टच है। आपने क्या किया,
थोड़ा पैकिंग इफिशियंसी को अच्छे से करने के लिए एक लाइन गोल गोल चीज़ों की बनाई और उन दोनों के सेंटर में आपने कोई दूसरी गोल चीज़ रख दी। आपने कभी देखा होगा बैलून बेचने वाले जो होते हैं, परमानेंट जो बैलून फूले हुए होते हैं, वो कुछ इस तरीके से लगा के रखते हैं कि इसमें जगह थोड़ी कम ऑक्यूपाई होती है। देखो गौर से, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों? 6। और ये हेक्सागोनल बन रहा है। क्या बन रहा है? हेक्सागोनल। समझ गए? समझ गए क्या? अब एक बात और देख लो कि बच्चों आप जब क्लोज पैकिंग करते हो तो थोड़ी सी जगह बचती है कि नहीं बचती? देखो सर्कल बनाने के बाद में डियर स्टूडेंट खाली जगह बच रही कि नहीं बच रही? इस खाली जगह को हम बोलते हैं वॉइड। लिख लो, द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन क्रिस्टल कॉल्ड वॉइड। बच्चों पैकिंग करने के बाद में एटम को फिर भी थोड़ी बहुत जगह तो बचेगी, क्योंकि एटम को आपने गोल मान रखा है। तो खाली जगह को हम बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड। लिख लो, इस खाली जगह को बच्चों हम बोलते हैं वॉइड। क्लियर है क्या? यहां तक की बात क्लियर है? अब बच्चों आज जो आपने पढ़ा है उसको प्लीज घर पे रिपीट करना। कुछ भी नहीं है, आपको छोटा सा डेटा याद रखना है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक 1, बॉडी सेंटर 2, फेस सेंटर 4, एंड सेंटर 2। क्लियर? और 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 2 डायमेंशन में ए टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है, और ए बी टाइप में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। क्लियर? तो बच्चों खाली जगह को वॉइड बोल देते हैं। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट। तो डियर स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच, और थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया करो। तीसरी बात, आप और आपके घर वाले बहुत सुखी रहें। क्यों? क्योंकि वो आपको इतना पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके बच्चों।